नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए 5th सेमेस्टर हिंदी का जो पहला पेपर है जिसका नाम है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना, उससे संबंधित एक मॉडल पेपर का अध्ययन करेंगे। ये हमारा दूसरा मॉडल पेपर होगा। इसके पहले हम लोगों ने एक और मॉडल पेपर का अध्ययन कर लिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो पेपर परीक्षा में मिलेगा वह कुल 3 खंड में विभाजित होगा। जो पहला खंड अ होगा उसमें आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। जो दूसरा खंड ब होगा उसमें आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। और जो तीसरा खंड स होगा उसमें आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। तो एक एक करके तीनों खंडों का हम लोग अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि आपसे क्या पूछा जा सकता है और उसके उत्तर में आपको क्या लिखना होगा। तो जो पहला खंड अ है आपका, जिसमें आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और अधिकतम 100 शब्द में आपको उत्तर देना है। आपको ये बात ध्यान रखना है, जो 100 शब्द में उत्तर देना है वो अधिकतम 100 शब्द है, उससे कम शब्दों में आप अपना उत्तर दे सकते हैं। इसमें आपका पहला प्रश्न है, काव्यालंकार किसका ग्रंथ है? किसके द्वारा काव्यालंकार नामक ग्रंथ लिखा गया है? तो उत्तर में आपको लिखना है कि काव्यालंकार आचार्य भामह द्वारा लिखा गया ग्रंथ है जो 6ठी शताब्दी में विद्यमान थे। इनके द्वारा भारतीय काव्यशास्त्र का प्रमुख अलंकार सिद्धांत की स्थापना की गई थी। यानी यहाँ पर आपको बताना है कि काव्यालंकार भामह का ग्रंथ है। यह भी बताना है कि भामह जो है 6वीं शताब्दी में विद्यमान थे और उनके द्वारा अलंकार सिद्धांत की स्थापना की गई थी। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। आपका दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि किन्हीं 3 अलंकारवादी आचार्यों के नाम लिखिए। 3 ऐसे आचार्यों के नाम आपको लिखने हैं जो अलंकारवादी आचार्य थे। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि अलंकारवादी आचार्य उन आचार्यों को कहा जाता है जो कविता में अलंकार को प्रमुख स्थान देते हैं, यानी जिनका मानना है कि अलंकार काव्य की आत्मा होती है, वही अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं और उसे काव्य की आत्मा मानते हैं। तो 3 अलंकारवादी आचार्यों के नाम इस प्रकार से हैं। एक एक करके आप तीनों का नाम यहाँ पर लिखेंगे। पहला नाम है दंडी, दूसरा नाम है रुद्रट और तीसरा नाम है जयदेव। ये तीनों जो है अलंकारवादी आचार्य हैं, काव्य में अलंकार को प्रमुख स्थान देते हैं। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि वामन के अनुसार काव्य हेतु क्या है? वामन ने काव्य हेतु किसको माना है? हेतु कहते हैं कारण को, यानी काव्य के कारण किसको माने हैं वामन ने, यही आपको यहाँ पर बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन 8वीं शताब्दी में विद्यमान थे। आचार्य वामन काव्य हेतु के स्थान पर काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है, यानी वामन ने काव्य हेतु का प्रयोग नहीं किया हुआ है, उसके स्थान पर उनके द्वारा काव्यांग शब्द का प्रयोग किया गया है। इन्होंने लोक विद्या और प्रकीर्ण को काव्यांग यानी काव्य हेतु स्वीकार किया है। इनका मानना है कि काव्य हेतु जो है 3 होते हैं, लोक विद्या और प्रकीर्ण। इनके द्वारा लिखा गया है कि लोको विद्या प्रकीर्णस्य काव्यांगानि, यानी लोक विद्या और प्रकीर्ण तीनों को काव्यांग इनके द्वारा कहा गया है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। जो चौथा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो आपको सबसे पहले बताना है कि भरत मुनि कौन थे, फिर रसों की संख्या कितनी मानी है, फिर उन सभी का जो है यहाँ पर नाम आपको लिख देना है। तो भरत मुनि भारतीय काव्य शास्त्र के पहले आचार्य माने जाते हैं, जिनके द्वारा नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा गया है। इन्होंने रसों की कुल संख्या 8 मानी हुई है, जो इस प्रकार है। श्रृंगार हो गया, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत रस इनके द्वारा माने गए हैं। वैसे मुख्य रूप से 9 रस माना जाता है, लेकिन भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। शांत रस को इन्होंने नहीं माना है, बाद में शांत रस को जोड़ा गया है, तो मुख्य रूप से रसों की संख्या 9 माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, 5वां प्रश्न देख लेते हैं। और 5वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? किसके द्वारा रीति संप्रदाय की स्थापना की गई है? रीति संप्रदाय की जगह रीति सिद्धांत भी आपसे पूछा जा सकता है, तो बात एक ही होगा। उत्तर में आपको लिखना है कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन हैं। इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना है। ये 8वीं शताब्दी में विद्यमान थे और इनके द्वारा काव्यालंकार सूत्रवृत्त नामक ग्रंथ लिखा गया है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 6ठा प्रश्न है और 6वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भरत मुनि ने काव्य गुण की संख्या कितनी मानी है? कितनी काव्य गुण की संख्या उनके द्वारा माना गया है, इसी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि भरत मुनि 2री शताब्दी में विद्यमान थे। इनके द्वारा नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा गया है। इन्होंने गुणों की संख्या 10 मानी है, जो इस प्रकार है। अब 10 गुणों का नाम यहाँ पर आपके द्वारा लिख दिया जाएगा। पहला गुण है श्लेष, उसके बाद प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज,
पद सौकुमार, अर्थ, व्यक्ति, उदारता और कांति, ये 10 गुण इनके द्वारा माने गए हैं। इन 10 गुणों का नाम भी आपको यहाँ पर लिखना होगा। आगे बढ़ते हैं, 7वां प्रश्न है और 7वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि प्रतीकवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है, किसको प्रतीकवाद का प्रवर्तक माना जाता है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि प्रतीकवाद 19वीं शताब्दी के अंत में फ्रांस में शुरू हुआ एक कलात्मक और साहित्यिक आंदोलन है। इसके प्रवर्तक चार्ल्स बाडलेयर को माना जाता है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 8वां प्रश्न है और 8वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि अनुकरण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, किसके द्वारा अनुकरण सिद्धांत दिया गया है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि अनुकरण सिद्धांत मूल रूप से यूनानी दार्शनिक प्लेटो द्वारा दिया गया था, जिसे उनके शिष्य अरस्तु ने नए तरीके से प्रस्तुत किया और कला को नकल नहीं बल्कि सृजनात्मक अभिव्यक्ति या पुनर्निर्माण माना है। यानी उनके द्वारा कला को सृजनात्मक पुनर्निर्माण माना गया है। यह पाश्चात्य काव्य शास्त्र का महत्वपूर्ण सिद्धांत बन गया। यानी प्लेटो के द्वारा मूल रूप से अनुकरण सिद्धांत दिया गया था, लेकिन अरस्तु ने उसमें सुधार किया और जब अरस्तु ने सुधार किया तब यह अनुकरण सिद्धांत पाश्चात्य काव्य शास्त्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बन गया। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि किन्हीं 2 स्वच्छंदतावादी आलोचकों के नाम लिखिए। तो आप उत्तर में लिखेंगे कि हिंदी के 2 प्रमुख स्वच्छंदतावादी आलोचक निम्न हैं। पहले का नाम है नंद दुलारे वाजपेयी और दूसरे का नाम है शांतिप्रिय द्विवेदी। ये दोनों स्वच्छंदतावादी आलोचक हैं। तो इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न देख लेते हैं। 10वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि उदात्त सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं। तो उत्तर में आपको लिखना है कि उदात्त सिद्धांत के प्रवर्तक यूनानी विद्वान लोनजाइनस हैं। उन्होंने अपनी कृति पेरुहुप्सुस में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें काव्य को महान बनाने वाले 5 तत्वों का विवेचन किया गया है। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो गया। यानी 10 प्रश्न हम लोगों ने देख लिया, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इन 10 प्रश्नों की तैयारी आप जरूर कर लीजिएगा। अब खंड ब देख लेते हैं। खंड ब में आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा और इन प्रश्नों का उत्तर आपको अधिकतम 200 शब्दों में लिखना होगा। इसमें जो आपसे प्रश्न पूछा गया है, काव्य लक्षण किसे कहते हैं, विभिन्न विद्वानों के अनुसार काव्य लक्षण पर चर्चा कीजिए। तो इसके उत्तर में आप सबसे पहले लिखेंगे कि काव्य लक्षण होता क्या है, फिर जो संस्कृत के विभिन्न विद्वान हैं या हिंदी के भी विभिन्न विद्वानों के अनुसार आप काव्य लक्षण होता क्या है उसके बारे में लिखेंगे। तो उत्तर में आपको लिखना है कि काव्य लक्षण से तात्पर्य कविता की परिभाषा से है, अर्थात कविता की परिभाषा को ही काव्य लक्षण कहा जाता है। दूसरे शब्दों में जिन विशेषताओं के आधार पर हम किसी कविता को कविता कहते हैं उन्हीं विशेषताओं को काव्य लक्षण कहा जाता है। यानी किसी कविता को कविता कहने के लिए जिन विशेषताओं की आवश्यकता हमको होती है उन्हीं विशेषताओं को काव्य लक्षण के नाम से जाना जाता है। अब आप हेडिंग डाल लेंगे संस्कृत आचार्यों के अनुसार काव्य लक्षण, यानी संस्कृत आचार्य जो है काव्य लक्षण को किस प्रकार से परिभाषित करते हैं इसके बारे में आप अब यहाँ पर लिखेंगे। तो पहला नाम है आचार्य भरत मुनि। भरत मुनि काव्य लक्षणों पर विचार करने वाले पहले आचार्य हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में काव्य को शोभा बढ़ाने वाले 36 लक्षणों का वर्णन किया है, पर स्पष्ट रूप से काव्य लक्षण का उल्लेख इनके द्वारा नहीं किया गया है। दूसरे विद्वान का नाम है आचार्य भामह। आचार्य भामह काव्य लक्षण का वास्तविक विकास जो है भामह से ही माना जाता है। इन्होंने काव्य लक्षण के संदर्भ में लिखा है कि शब्दार्थ और सहितो काव्यम, यानी शब्द और अर्थ का सहभाव ही काव्य कहलाता है। यानी काव्य जो है शब्द और अर्थ से मिलकर के बनता है, ऐसा आचार्य भामह का मानना है। अगले विद्वान का नाम है आचार्य दंडी। आचार्य दंडी ने काव्य लक्षण के संदर्भ में लिखा है कि शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, अर्थात वांछित अर्थ प्रदान करने वाली पदावली काव्य की शरीर होती है और इसी से काव्य का निर्माण होता है। यानी जो ये पदावली है ये क्या है, काव्य की शरीर है और इसी से कविता का निर्माण होता है, ऐसा आचार्य दंडी का मानना है। आगे बढ़ते हैं। अगले विद्वान का नाम है आचार्य रुद्रट और आचार्य रुद्रट ने शब्द और अर्थ दोनों को काव्य मानते हुए लिखा है ननु शब्दार्थो काव्यम, यानी शब्द और अर्थ मिलकर के कविता का निर्माण करते हैं। अगले विद्वान का नाम है आचार्य मम्मट और इन्होंने काव्य लक्षण के संदर्भ में लिखा है। मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में काव्य लक्षण को परिभाषित करते हुए लिखा हुआ है कि तद दोषो शब्दार्थो सगुणा वनलंकृत पुनः क्वापि, अर्थात दोष रहित गुण सहित यथा संभव अलंकार युक्त शब्द और अर्थ ही काव्य कहलाते हैं, ऐसा आचार्य मम्मट का मानना है।
अगले विद्वान का नाम है आचार्य विश्वनाथ, और आचार्य विश्वनाथ ने रस की स्थिति के आधार पर काव्य को परिभाषित किया हुआ है। उन्होंने लिखा हुआ है वाक्यम रसात्मक काव्यम, यानी रसात्मक वाक्य ही काव्य हैं। ऐसे वाक्य जो रसात्मक हैं, जिनमें रस पाया जाता है, उसी को काव्य आचार्य विश्वनाथ के द्वारा कहा गया है। अगले विद्वान का नाम है पंडित राज जगन्नाथ, और इन्होंने शब्द के आधार पर काव्य को परिभाषित किया हुआ है। इन्होंने लिखा हुआ है रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, यानी रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य है। ऐसा शब्द जो रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करता हो, उसी को काव्य के नाम से जाना जाएगा, ऐसा पंडित राज जगन्नाथ का मानना है। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर प्रश्न है, और इसमें आपसे पूछा गया है कि वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा सिद्धांत की विशेषता बताइए। अब वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा सिद्धांत की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उसके बारे में आपको लिखना है, लेकिन उसके पहले आपको भूमिका थोड़ा सा लिखना होगा। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि विलियम वर्ड्सवर्थ 19वीं शताब्दी के प्रमुख स्वच्छंदतावादी कवि एवं आलोचक थे। इनका पहला काव्य संग्रह एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस था। लिरिकल बैलेट से उन्हें विशेष प्रसिद्धि मिली थी, और इनके द्वारा काव्य भाषा नामक सिद्धांत दिया गया है। अब आपको हेडिंग डाल लेना है काव्य भाषा सिद्धांत। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि काव्य भाषा सिद्धांत है क्या, क्यों इनके द्वारा काव्य भाषा सिद्धांत दिया गया। तो इनका मानना है कि काव्य भाषा का जो आरंभ होता है उस सामान्य जन भाषा से ही होता है। यानी वर्ड्सवर्थ मानते हैं कि कविता जब शुरुआत में विकसित हुआ होगा तो सामान्य आम जनता की भाषा में ही हुआ होगा। साधारण भाषा में धीरे धीरे कृत्रिमता आ जाती है, थोड़ा बहुत बनावटीपन आ जाता है, जिससे भाषा बनावटी और जटिल हो जाता है। इससे भाषा यांत्रिक हो जाती है, इसे उच्च भाषा नाम दिया जाता है। यानी इनका मानना है कविता की शुरुआत तो सामान्य भाषा से होता है, लेकिन सामान्य भाषा धीरे धीरे विकसित होते होते धीरे धीरे जटिल हो जाती है, और इसी जटिल भाषा को उच्च भाषा के नाम से जाना जाता है। कालांतर में यानी बाद में जाकर के यह उच्च भाषा दुर्बोध होती चली गई। वर्ड्सवर्थ के समय में अलंकृत भाषा का यांत्रिक अनुकरण हो रहा था, इसलिए वर्ड्सवर्थ ने ग्रामीण सरल और साधारण भाषा के प्रयोग पर बल दिया, और इसी को वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत नाम दिया गया है। अब देख लेते हैं कि वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा सिद्धांत के संदर्भ में कौन कौन सी मान्यताएं हैं, या कहें कि कौन कौन सी विशेषताएं इनके काव्य भाषा सिद्धांत में पाई जाती हैं। तो पहली मान्यता या पहली विशेषता है कि काव्य में ग्रामीणों की दैनिक भाषा का प्रयोग होना चाहिए। यानी गांव में जो लोग भाषा बोलते हैं, आम बोलचाल की भाषा, उसी भाषा में हमको कविता लिखना चाहिए, ऐसा वर्ड्सवर्थ का मानना है। ग्रामीण जीवन में मनुष्य के भाव सरल, निष्कपट, सच्चे होते हैं तथा प्रकृति के निरंतर संपर्क से विकसित होते हैं, इसलिए उसमें तादात्म्य सुगम होता है, और कविता लिखने के लिए उसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा विशेषता है कि गद्य एवं पद्य की भाषा में तात्विक भेद नहीं होता है, इनकी भाषा एक जैसी होनी चाहिए। काव्य में छंद ऊपरी स्तर पर तथा आकस्मिक होता है। कहने का आशय है कि गद्य और पद्य की भाषा एक जैसी होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं होना चाहिए। तीसरा जो मान्यता या विशेषता है वो ये है कि प्राचीन कवियों का भावबोध जितना सरल था, उनकी भाषा उतनी ही सहज थी। भाषिक कृत्रिमता और आडंबर बाद के कवियों की देन है। यानी इनका मानना है कि जो प्राचीन काल के कवि थे उनका भावबोध अत्यंत सरल था और उनकी भाषा भी सहज थी, लेकिन बाद में जो भाषिक कृत्रिमता आई, बाद में जो भाषिक आडंबर आया, वो बाद के कवियों की देन है, पहले के कवियों की देन नहीं है। इस प्रकार वर्ड्सवर्थ का मत है कि कविता की भाषा गांव देहात की भाषा होनी चाहिए, जो जन साधारण से जुड़ी हो तथा जिसमें कृत्रिमता और आडंबर न हो। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि यथार्थवाद पर टिप्पणी लिखिए। यथार्थवाद पर आपको टिप्पणी लिखना है, तो सबसे पहले बताना होगा कि यथार्थवाद होता क्या है, यथार्थवाद का उद्भव कब हुआ था, फिर हम लोग जानेंगे कि यथार्थवाद में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि यथार्थवाद अंग्रेजी शब्द रियलिज्म का हिंदी अनुवाद है। जब कला और साहित्य में जीवन और जगत का चित्रण काल्पनिक न होकर वास्तविक रूप से होने लगा तो उसे यथार्थवाद नाम दिया गया। यानी जब कला में या साहित्य में कल्पना के आधार पर सच्चाई व्यक्त किया जाने लगा, यानी कल्पना को जगह नहीं दिया गया बल्कि कल्पना के जगह सच्चाई को व्यक्त किया जाने लगा, तब उसी को यथार्थवाद नाम दिया गया। इसमें जीवन की सच्ची और वास्तविक अनुभूति को प्रस्तुत किया जाता है, यानी इसमें सच्चाई को ही व्यक्त किया जाता है। अब देख लेते हैं कि यथार्थवाद का उद्भव कब हुआ है।
तो यथार्थवाद का जो उद्भव है वो स्वच्छंदतावादी प्रवृत्तियों के विरोध में हुआ है, यानी स्वच्छंदतावाद के विरोध में यथार्थवाद का उद्भव माना जाता है। रामचंद्र तिवारी का मानना है कि यथार्थवादी कला का आरंभ 1856 में फ्रेंच लेखक फ्लावेयर की रचना मादाम बावेरी के प्रकाशन से हुआ। यानी रामचंद्र तिवारी का मानना है कि ये जो यथार्थवाद है इसका आरंभ 1856 में हुआ था, जब फ्रेंच लेखक फ्लावेयर ने मादाम बावेरी की रचना की थी। बाद में बाल्जाक और जोला के द्वारा इस प्रवृत्ति को और ज्यादा आगे बढ़ाया गया था। फ्रांस के बाद जो यथार्थवाद था उसका विकास रूस में होता है। रूस में दस्तोवस्की ने पुअर पीपुल नामक उपन्यास लिखा, जिसे यथार्थवादी उपन्यास माना जाता है। गोर्की, गोगल और टॉल्स्टॉय ने रूस में यथार्थवाद को और आगे बढ़ाया। उसके बाद पूरी दुनिया में यथार्थवाद का विस्तार देखा जाता है। अब देख लेते हैं कि यथार्थवाद की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, यानी इसमें कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। यथार्थवाद की पहली विशेषता है, यथार्थवाद में भौतिक जीवन के वास्तविक जगत का चित्रण किया जाता है। यानी इसमें भौतिक जीवन का चित्रण किया जाता है, आध्यात्मिक जीवन का चित्रण नहीं किया जाता है। और दूसरा है, इसमें वास्तविक जगत का चित्रण किया जाता है, काल्पनिक जगत का चित्रण नहीं किया जाता है। इसमें कल्पना को कोई स्थान नहीं दिया जाता है। अगली विशेषता है कि इनका मानना है कि यह भौतिक जगत कार्य कारण का परिणाम है, इसमें किसी अलौकिक सत्ता की कोई भूमिका नहीं है। यानी यह जो जगत है, यह जो दुनिया है, ये कार्य कारण का परिणाम है, इसको किसी ईश्वर ने नहीं बनाया है, किसी अलौकिक सत्ता ने नहीं बनाया है। अगली जो विशेषता है वो है, यथार्थवाद में अलौकिक घटना और पात्र का चित्रण न कर वास्तविक घटना और पात्र का चित्रण किया जाता है। यानी यथार्थवाद किसी प्रकार के धार्मिक पात्रों का चित्रण नहीं करता है, किसी प्रकार के काल्पनिक पात्रों का चित्रण नहीं करता है, बल्कि वास्तविक घटना और वास्तविक पात्रों का चित्रण इनके द्वारा अपनी रचना में किया जाता है। अब यथार्थवाद का मानना है कि बाह्य जगत के पदार्थों का स्वतंत्र अस्तित्व है, इनका अस्तित्व भाव और बुद्धि के प्रभाव से नहीं होता है। अगली जो विशेषता है, पदार्थों का सौंदर्य वस्तुगत होता है, व्यक्तिगत नहीं होता है। यानी जो सौंदर्य होता है वो वस्तु में निहित होता है, व्यक्ति में निहित नहीं होता है। यानी गुलाब का फूल अगर सुंदर दिख रहा है तो गुलाब के फूल में सुंदरता है, हमारी आंख में सुंदरता नहीं है। यानी सौंदर्य जो होता है वो वस्तुगत होता है, व्यक्तिगत नहीं होता है। अगली जो विशेषता है कि सभी वस्तु, व्यक्ति और घटना बाह्य सत्ता से संबंधित होता है, इनका संचालन भी बाह्य सत्ता से ही प्रेरित होता है। यानी व्यक्ति जो है आंतरिक सत्ता से संचालित नहीं होता है, बाह्य सत्ता से ही संचालित होता है। अंतिम विशेषता है कि यथार्थवाद में भाषा की सहजता और सरलता पर बल दिया जाता है। यथार्थवादियों का मानना है कि रचना की जो भाषा होनी चाहिए अत्यंत सहज होनी चाहिए और सरल होनी चाहिए, जिससे आम जनता को रचना समझ में आ जाए। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब अगला खंड है खंड स। इसमें आपसे दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछा जाएगा और इन प्रश्नों का उत्तर आपको अधिकतम 500 शब्दों में देना होगा। इसमें जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, रस सिद्धांत पर निबंध लिखिए। आपको रस सिद्धांत पर विस्तृत रूप से निबंध लिखना है। रस सिद्धांत के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा आपको यहाँ पर करनी होगी। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि रस सिद्धांत भारतीय काव्यशास्त्र का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। इसके प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं, यानी आचार्य भरत मुनि के द्वारा रस सिद्धांत की स्थापना की गई थी। इनके ग्रंथ का नाम नाट्य शास्त्र है, यानी भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र लिखा गया है और इसी नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ में इनके द्वारा रस सिद्धांत दिया गया है। काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा नाटक को देखने से प्राप्त होने वाला आनंद ही रस कहलाता है। यानी जब हम कविता को पढ़ते हैं, कविता को सुनते हैं अथवा नाटक को देखते हैं तो जो आनंद उससे हमको मिलता है उसी को रस के नाम से जाना जाता है। रस का व्युत्पत्तिपरक अर्थ होता है आस्वाद। इस संदर्भ में कहा गया है कि रसते आस्वादते इति रसः, अर्थात जो आस्वादित किया जा सके वही रस है, जिसका आस्वादन किया जा सके उसी को रस के नाम से जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि संस्कृत के विभिन्न आचार्यों के द्वारा रस का निरूपण किस प्रकार से किया गया है। तो पहला नाम आचार्य भरत मुनि का है। भरत मुनि जो है रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और इनके द्वारा नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा गया है और नाट्य शास्त्र में इन्होंने लिखा हुआ है कि विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, यानी विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव की संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, ऐसा आचार्य भरत मुनि का मानना है। अगला नाम है अभिनव गुप्त और अभिनव गुप्त ने रस को परिभाषित करते हुए लिखा है कि सर्वथा रसनात्मक वीति विघ्न
प्रतीतग्राह्यो भाव एवं रसः, अर्थात रस वह भाव है जिसे बिना किसी बाधा के पूर्ण रूप से अनुभव किया जा सकता है, ऐसा आचार्य अभिनव गुप्त का मानना है। अगले विद्वान का नाम है आचार्य मम्मट, और मम्मट ने रस को ध्वनि के एक भेद असंलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि में स्थान दिया हुआ है, और रस को परिभाषित करते हुए इन्होंने लिखा हुआ है कि व्यक्तः स तैरवी भावाद्यव स्थायी भाव रस स्मृतः, यानी स्थायी भाव जब विभाव आदि के द्वारा व्यक्त होता है तो वही रस कहलाता है, ऐसा आचार्य मम्मट का मानना है। अगला नाम है आचार्य विश्वनाथ, और आचार्य विश्वनाथ ने रस को परिभाषित करते हुए लिखा हुआ है कि विभावेनानुभावेन व्यक्तः संचारणी तथा रस्तामेति रत्यादि स्थायी भाव सचेतसाम, अर्थात अनुभाव द्वारा रति आदि स्थायी भाव का जब सहृदय सामाजिकों के हृदय में व्यक्त होता है तो उसी को रस दशा के नाम से जाना जाता है। अगला नाम आचार्य राजशेखर का है, और राजशेखर ने रस को काव्य की आत्मा माना है। उन्होंने लिखा है कि शब्दार्थ होते शरीरम रस आत्मा, यानी शब्द और अर्थ जो होते हैं कविता के शरीर होते हैं, रस जो होती है कविता की आत्मा होती है, ऐसा राजशेखर का मानना है। अब रस के अंग पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आपको रस पर विस्तृत रूप से निबंध लिखना है तो रस के अंग के बारे में हमको जानना पड़ेगा। अगर आपसे अलग से प्रश्न पूछा है कि रस के अंगों के बारे में बताइए या रस के अवयव पर चर्चा करिए, तो आपका उत्तर यही से शुरू होगा। अब रस के कुल 4 अंग होते हैं प्रमुख रूप से। पहला है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। एक एक करके हम सबको समझने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। पहला है स्थायी भाव। सहृदय के मन में जो भाव हमेशा विद्यमान रहता है उसे स्थायी भाव कहते हैं, यानी जिसके मन में रस पैदा होता है, जो सहृदय है उसके मन में यह भाव हमेशा स्थायी रूप से विद्यमान रहता है, इसी कारण इसको स्थायी भाव के नाम से जाना जाता है। जिसके अंतःकरण में जागृत होते हैं उस व्यक्ति को आश्रय कहते हैं, यानी जिसके अंतःकरण में, जिसके हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है, उद्बुद्ध होता है, उस व्यक्ति को आश्रय के नाम से जाना जाता है। दूसरा है विभाव। स्थायी भाव को जागृत करने वाले जो कारण होते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो कोई परिस्थिति हो, उन व्यक्ति और परिस्थिति को विभाव के नाम से जाना जाता है। अब विभाव जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, इसके 2 भेद होते हैं। पहला है आलंबन विभाव और दूसरा है उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव सबसे पहले देख लेते हैं किसे कहते हैं। जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो वह आलंबन होता है। जैसे अगर सीता को देख करके राम के मन में रति नामक स्थायी भाव जो है जागृत होती है, तब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सीता जो है आलंबन है। दूसरा है उद्दीपन विभाव। तो आलंबन का व्यवहार, क्रियाकलाप, देश काल की जो परिस्थितियां होती हैं जो स्थायी भाव को उद्दीप्त करती हैं, उनको उद्दीपन विभाव के नाम से जाना जाता है। यानी आलंबन का जो व्यवहार होता है, जैसे अगर उस समय सीता कुछ ऐसा व्यवहार कर रही है कि राम के हृदय में रस का संचार हो रहा है, तो उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा जो क्रियाकलाप होता है, देश काल की जो परिस्थितियां होती हैं या प्रकृति हो गई, ये सभी जो है प्रकृति का ऐसा रूप जो रस को लाने में सहायक होता है, ये सभी उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आते हैं। अब अगला है अनुभाव। स्थायी भाव के जागृत होने के पश्चात आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। यानी जब सीता को देख करके राम के मन में स्थायी भाव जागृत हुआ तो उनकी जो चेष्टा हुई, राम की जो चेष्टाएं हैं कि राम किस प्रकार से अनुभूति कर रहे हैं, किस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, वो जो है अनुभाव के अंतर्गत आएंगी। अनुभाव आश्रय के भावों के सूचक होते हैं, यानी जिसके मन में स्थायी भाव उद्बुद्ध हो रहा है उसको आश्रय कहते हैं, और ये अनुभाव जो होते हैं ये आश्रय के भावों के सूचक होते हैं। और इस अनुभाव के 4 प्रकार होते हैं, 4 भेद इसके होते हैं। पहला होता है कायिक, जो शरीर से संबंधित होता है, शरीर की चेष्टाओं से संबंधित होता है। दूसरा होता है वाचिक, जो स्वर के माध्यम से व्यक्त होने अनुभाव होते हैं। तीसरा होता है आहार, जो वेशभूषा, आभूषण, साज सज्जा, केश सज्जा आदि से पता चलता है। चौथा होता है सात्विक, जो मानसिक होता है एक तरीके से। सत्व के योग से उत्पन्न आंगिक चेष्टाएं जो है सात्विक के नाम से जानी जाती हैं। तो ये अनुभाव के 4 प्रकार होते हैं। अगला है संचारी भाव। संचारी का अर्थ साथ साथ चलने वाला होता है। ये भाव भी स्थायी भाव की पुष्टि के लिए उनके साथ साथ आविर्भूत और तिरोहित होते रहते हैं, अस्थिर भाव होते हैं, यानी ये स्थायी नहीं होते हैं। संचारी भाव की कुल संख्या 33 मानी जाती है और ये रसों के हिसाब से आगे पीछे होते रहते हैं, यानी कुछ रस में कुछ भाव पाया जाता है, कुछ रसों में कुछ भाव पाए जाते हैं, लेकिन कुल संख्या इनकी 33
मानी जाती है। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगले प्रश्न यानी 15 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि पर प्रकाश डालिए। तो रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि में जो जो विशेषताएं पाई जाती हैं उन विशेषताओं को आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि हिंदी साहित्य को लोक मंगल और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर देखती है। यह रसवादी और मनोवैज्ञानिक होने के साथ साथ साहित्य को सामाजिक दायित्व और लोक मर्यादा से जोड़कर उसका मूल्यांकन करती है। शुक्ल जी की आलोचना दृष्टि को सैद्धांतिक और व्यवहारिक दो भागों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। यानी इनकी आलोचना दृष्टि को हम लोग दो भागों में बांटेंगे, पहला है सैद्धांतिक आलोचना और दूसरा है व्यवहारिक आलोचना। शुक्ल जी ने आलोचना के लिए जो बुनियादी आधार तैयार किए, जो उन्होंने सिद्धांत बनाया, जो उन्होंने नियम बनाया, उसी को सैद्धांतिक आलोचना के नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग 3-4 बिंदुओं के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे। पहला है रसवाद। शुक्ल जी भारतीय काव्यशास्त्र के रस सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हैं, यानी वो रसवादी आचार्य माने जाते हैं। वह मानते हैं कि कविता का असली मकसद पाठक के हृदय में भाव को जगाना है, पाठक के हृदय को रस से सिंचित करना है। जब तक पाठक के हृदय में रस नहीं उतरेगा तब तक साधारणीकरण नहीं होगा, ऐसा इनका मानना है। दूसरा सिद्धांत है इनका लोक मंगलवाद, यानी वह आनंद को सिर्फ व्यक्तिगत खुशी तक सीमित नहीं रखते। उसके लिए कविता वही महान है जो समाज के कल्याण की बात करे। यानी रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि अगर कविता को पढ़ करके आनंद की उत्पत्ति होती है तो इतना काफी नहीं है, बल्कि कविता वही महान है जो समाज के कल्याण की बात करे। काव्य का अंतिम लक्ष्य केवल मनोरंजन नहीं होता है, बल्कि मनुष्य के भावों को परिष्कृत करके उसे लोक मंगल यानी सबका भला की ओर ले जाना है। इन्होंने लोक मंगल में, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था इसको कहा हुआ है। यानी ये लोक मंगलवाद को भी महत्व अपनी रचना में देते हैं। इन्होंने लोक मंगलवाद का सिद्धांत भी बनाया हुआ है। अगला सिद्धांत है साधारणीकरण। इन्होंने साधारणीकरण की नई व्याख्या की। उन्होंने बताया कि कविता में जब कवि किसी विशेष बात, जैसे राम का क्रोध हो गया, उसका वर्णन करता है, तो वह बात जो है सभी पाठकों के लिए सामान्य हो जाता है। जब सामान्य बन जाती है तो इसी को साधारणीकरण के नाम से जाना जाता है। शुक्ल जी ने इसको आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण कहा हुआ है। यानी जो आलंबन होता है उसके भाव का साधारणीकरण हो जाता है कि राम गुस्सा कर रहे हैं तो सभी लोगों के लिए भाव सामान्य हो जाता है। राम रो रहे हैं तो कई लोग जो है रोने लग जाते हैं। तो ये हो गया आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण। अगला जो विचार है उनका पाश्चात्य विचारों से विरोध। जो सिद्धांत उन्होंने आलोचना के लिए दिया हुआ है उसमें जो है पाश्चात्य विचारों से विरोध उनका दिखाई देता है। उन्होंने कला के लिए जैसे पाश्चात्य सिद्धांतों का विरोध किया। वह मानते थे कि कला का उद्देश्य सिर्फ सुंदरता दिखाना नहीं, बल्कि जीवन से जुड़कर उसे बेहतर बनाना होना चाहिए। इसलिए पाश्चात्य सिद्धांतों का उनके द्वारा विरोध किया गया है। अब सैद्धांतिक आलोचना संबंधी जो उनके आधारभूत ग्रंथ हैं वो रस मीमांसा है। रस मीमांसा सबसे आधारभूत ग्रंथ उनका है। अब जो है व्यवहारिक आलोचना के बारे में देख लेते हैं कि रामचंद्र शुक्ल की व्यवहारिक आलोचना जो है वो किस प्रकार से थी। व्यवहारिक आलोचना का मतलब किसी कवि की रचना, जैसे कविता हो गया, महाकाव्य हो गया, को बनाए गए सिद्धांतों की कसौटी पर परखना है। यानी सैद्धांतिक आलोचना के अंतर्गत जो भी सिद्धांत बनाए गए थे उन सिद्धांतों के आधार पर हम किसी कवि को या किसी कवि के रचना को परखते हैं तो उसी को व्यवहारिक आलोचना के नाम से जाना जाता है। यह आलोचना साहित्य के गुण दोष बताने के लिए लिखी जाती है कि किसी भी साहित्य में, किसी भी रचना में, किसी भी रचनाकार में कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से दोष हैं, कौन कौन सी उसमें अच्छाइयां हैं या कौन कौन सी उसमें बुराइयां हैं। इसको हम लोग कुछ बिंदुओं के अंतर्गत समझेंगे। उसमें पहला है कि उनकी व्यवहारिक आलोचना उनकी सैद्धांतिक बातों जैसे रसवाद हो गया, लोक मंगल हो गया पर पूरी तरह से आधारित है। यानी शुक्ल जी की जो व्यवहारिक आलोचना है वो उनके द्वारा बनाए गए नियमों पर ही आधारित है। वह किसी भी रचना को परखने से पहले यह देखते हैं कि क्या वह समाज के हित में है या नहीं है। जो रचना समाज के हित में होती है वह उन पर आलोचना लिखते हैं और वही रचना उनको अत्यंत प्रिय होती है। दूसरा बिंदु है महान कवियों का मूल्यांकन। इनके द्वारा कुछ महान कवियों का मूल्यांकन किया गया है, जैसे सूरदास हो गए, तुलसीदास हो गए, जायसी हो गए। इन जैसे महान कवियों का मूल्यांकन और विश्लेषण इनके द्वारा
किया गया है। उन्होंने तुलसीदास को लोक मंगल के कवि के रूप में सर्वश्रेष्ठ माना है, क्योंकि उनकी रचनाओं जैसे रामचरितमानस हो गया समाज को सही रास्ता दिखाता है। आगे बढ़ते हैं। जो अगला बिंदु है वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। शुक्ल जी ने कवि को केवल उसकी कविता के आधार पर नहीं परखा, बल्कि उसे युग और समाज के संदर्भ में भी देखा है। उनकी आलोचना तार्किक और वैज्ञानिक होती थी, यानी वह भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि प्रमाण और तर्क के आधार पर अपनी बात रखते थे। उनका जो दृष्टिकोण था वो अत्यंत वैज्ञानिक था। अगला जो बिंदु है वो है गहन विश्लेषण। वह रचना के भाव पक्ष जैसे भावनाएं हो गए, कला पक्ष जैसे भाषा अलंकार आदि हो गया, दोनों का गहराई से विश्लेषण करते हैं। यानी जो भी आलोचना वो लिखते हैं उस पर गहराई से विश्लेषण उनके द्वारा किया जाता है। अब आधारभूत कार्य कौन से हैं, यानी आधारभूत ग्रंथ कौन से हैं व्यवहारिक आलोचना के, इसमें जो है ये तुलसी ग्रंथावली नहीं है, जायसी ग्रंथावली है। ग्रंथ का नाम गोस्वामी तुलसीदास है। उसके बाद जायसी ग्रंथावली है, फिर हिंदी साहित्य का इतिहास है, भ्रमर गीत सार है। ये आधारभूत कार्य हैं उनके व्यवहारिक आलोचना में। अब संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सैद्धांतिक आलोचना ने उन्हें आलोचना के नियम बनाने वाला आचार्य बनाया, और व्यवहारिक आलोचना ने उन्हें उन नियमों को सफलतापूर्वक लागू करने वाला महान समीक्षक बनाया। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।